दोस्तों एसपी मैडम के पति के मरे हुए 2 साल बीत जाते हैं और एसपी मैडम जो होती हैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रही थी। रोज वो सिग्नल से क्रॉस होकर अपने थाने पर पहुंचती और सिग्नल के पास बैठे कुछ भिखारियों को वो दान पुण्य किया करती थी। उसमें से एक भिखारी था, उसे ये बहुत ज्यादा मानती थी, उन्हें रोज भोजन कराती और रोज कुछ रुपए पैसे दान करती। दोस्तों इसी तरह तो सिलसिला चलता रहता है। एक दिन भिखारी जो है वो एसपी महोदय से कहता है कि मैडम आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे बेतहा मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों एसपी महोदया जब इस बात को सुनती हैं उनके होश उड़ जाते हैं, वो आनंद फानन में आती हैं, उसे एक थप्पड़ जड़ देती हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो। दोस्तों उसके बाद जो एसपी महोदय होती हैं उस भिखारी का ऐसा हाल करती हैं कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते हैं। लेकिन कहानी इस कदर मोड़ खाती है, कुछ समय बीतता है और उसके बाद पता चलता है कि वो जो भिखारी था वो उसी एसपी महोदया का पति था, जो 2 साल पहले एक हादसे में उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन कहा जाता है मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती। दोस्तों क्योंकि एसपी महोदया ने एक ऐसा कांड कर चुकी थी जिससे कि उन्हें जीवन में पछताना ही रह गया था। आखिर में एसपी महोदया ने क्या ऐसा कर डाला जिससे उन्हें जीवन में पछताना पड़ा। दोस्तों ये कहानी में सब कुछ कवर करेंगे कि आखिर में उसका पति रेलवे क्रॉसिंग पर भीख मांगने पर कैसे मजबूर हुआ, कैसे एक उद्योगपति, कैसे इतना बड़ा बिजनेसमैन एक भिखारी का रूप धारण कर लिया, क्या उसके पास मजबूरी थी। दोस्तों कहानी में बने रहें, वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी है एक छोटे से जिले मध्य प्रदेश की, जहां पर एक एसपी महोदया रहा करती थी, अपनी ड्यूटी दे रही थी। दोस्तों उनके पति के मरे हुए 2 साल बीत गए थे। वो अपने जिंदगी में बहुत ही निराश थी, बहुत ही निराश होकर अपना जीवन जी रही थी, क्योंकि वो जो उनका पति का था देहांत 2 साल पहले हो गया एक कार एक्सीडेंट में, जिसकी गम में वो जी रही थी। रेलवे क्रॉसिंग से होकर रोज गुजरती, अपने थाने पर जाती, कुछ क्रॉसिंग पर बैठे भिखारियों को दान पुण्य करती, जिससे कि उनको सुकून मिलता था। क्योंकि वो सोचती कि मैं ऐसा कैसा कर्म कर चुकी हूँ जो कि अपनी जवानी के ही दिनों में मैं विधवा हो चुकी हूँ, मेरा पति का मौत हो चुकी। दोस्तों इसी वजह से वो दान पुण्य करती, जिससे कि उनका जीवन में आगे आने वाले फ्यूचर में उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन भिखारी उसमें से जो होता है वो खाने के लिए भोजन जैसे ही दे रही थी एसपी महोदया, उनका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ के कहता है कि एसपी महोदया आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको बेतहा मोहब्बत करता हूँ। एसपी महोदया देखती हैं और मुस्कुराने लगती हैं कि तुम पागल हो गए हो, मजाक भी किया जाता है तो सोच समझ कीजिए, तुम क्या कर रहे हो। वो जो भिखारी होता है जिसका नाम सुमित होता है वो कहता है नहीं महोदया मैडम आप मुझसे विवाह कर लो, मैं आपके बहुत ही काम आने वाला हूँ। दोस्तों एसपी महोदया गुस्सा हो जाती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जो है कि सेवा करती हूँ, तुम्हारा हेल्प करती हूँ, इसका मतलब तुम कुछ भी कह सकते हो क्या। दोस्तों जो सुमित होता है नाराज हो जाता है और उसे भला बुरा कर एसपी महोदया चली जाती हैं। दोस्तों दूसरे दिन फिर वो आती हैं, उसे कुछ पैसे वगैरह भोजन वगैरह देती हैं। तो वो जो सुमित होता है, जो भिखारी होता है, जो क्रॉसिंग पे बैठकर रोज भीख मांग रहा होता है, वो पैसे और खाने लेने से मना कर देता है। कहता है मैडम मैं खाना और भोजन नहीं लूंगा, आप केवल मेरे पर दया करना चाहें तो बस इतना कर दें, मुझसे विवाह कर लें, मैं आपके जीवन में खुशहाली ही भर दूंगा, क्योंकि मैं आपके बहुत ही काम आने वाला हूँ, आपका इसमें घाटा नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा है। मिस्टर एसपी महोदया सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं और इस बात को इनकार कर देती हैं कि ऐसा भला हो भी सकता है क्या, मैं एसपी महोदया जो मेरे पति की मौत 2 साल पहले हो गई है और मैं किसी से विवाह कर सकता हूँ। दोस्तों वो मना कर देती हैं और उस पर गुस्सा होती हैं। इसी प्रकार से 2-4 दिन गुजरते हैं। इसी प्रकार से एसपी महोदया उस क्रॉसिंग पर आती हैं और उसे हेल्प करना चाहती हैं, वो हेल्प के लिए मना कर देता है। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि मैं आपकी भलाई करना चाहता हूँ, आपका जो है कि क्षेत्र में रुतबा हो, आपके थाने में नाम हो, आपके जिले में भी नाम हो, जिससे मैं बहुत सारी ऐसे क्राइम है जिसको मैं रुकवा सकता हूँ। वो उसे बेवकूफ समझ के, पागल समझ के वहां से चली जाती हैं और कुछ दिन तक नहीं मिलता है वो। दोस्तों धीरे धीरे एक दिन एक ड्यूटी पर जाने की वजह से उसे रात हो जाती है, उनकी गाड़ी जो है बीच रास्ते में बंद हो जाती है, सुनसान सड़क पे बंद हो जाती है। उसी
समय वो भिखारी वहां पर प्रकट होता है, जैसे कि उनके पीछे साए की तरह घूम रहा हो। उसका जो है कि उस पूजा मैडम जो एसपी महोदय होती हैं, उनका वो हेल्प करता है और किसी प्रकार से उनका स्टेपनी चेंज करके टायर को, उसके गाड़ी को ठीक करता है। मैडम को कहता है कि आप ऐसे रात में ना निकला करें, आपकी जीवन बहुत ही अनमोल है, आप बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप ऐसे ना निकला करें। उसकी केयर देख के वो इतना सब कुछ सुन के एसपी महोदया का दिल पिघल जाता है और कहती हैं कि चलो इतनी रात को तुम इधर कहाँ टहल रहे हो, चलो मेरे घर भोजन वगैरह करना और उसके बाद वहीं पर सो जाना। वो मना कर देता है, लेकिन एसपी महोदया के बार बार कहने के बाद मजबूरी में उसे जो है कि एसपी महोदया के घर जाना ही पड़ता है। एसपी महोदया के घर पहुंचता है जब वो भिखारी, तो वहां पर वो भोजन करवाती हैं और वहां पर उसका केयर करती हैं। और पास के ही बगल में ही एक बंगला होता है जिसमें 2-4 रूम होते हैं, वहां पर उन्हें रहने का बंदोबस्त कर देती हैं। कहती हैं कि तुम भले क्रॉसिंग पर भीख मांगना, जो भी कुछ करना, तुम यहाँ पर रह सकते हो, आराम से रहना और अपना जीवन यापन करना। दोस्तों वहां पर वो रहने लगता है, लेकिन तब भी वो नहीं मानता। वो भिखारी जो सुमित नाम का एक भिखारी था, वो तब भी पर भीख मांगने के लिए क्रॉसिंग पर जाता और भीख मांगकर नियमित टाइम से आता। एक दिन फिर उसे क्रॉसिंग पर वो मिलती, कहती हैं कि तुम्हें जब खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए मैं व्यवस्था दे रही हूँ, तुम्हें इस क्रॉसिंग पर भीख मांगने की क्या जरूरत है। तो कहता है वो भिखारी की, मैडम जो क्रॉसिंग पर से दिखता है वो आपके घर से नहीं दिखता है, यहाँ पर पूरे जो है कि शहर की गतिविधि दिखती है, शहर में क्या हो रहा है सब कुछ यहाँ से मुझे दिखता है। तो वो कहते हैं तुम्हें क्या दिखता है, आखिर तुम यहाँ से क्या समझ पाते हो, क्या जान पाते हो, तुम एक भिखारी आदमी। वो कहता है कि आज से ठीक 24 घंटे बाद एक जो है हादसा होने वाला है, पास के ही बगल के ही खंडहर जो है कि फैक्ट्री में कुछ डील हो रही है, जहां पर कि एक बड़े हादसे का अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों वहां पर अपने पुलिस दल को भेजती हैं, जहां पर कुछ असलहे और हथियार बरामद किए जाते हैं। वहां पर 2-4 संदिग्ध भी पाए जाते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और बड़े कारनामे को जो है कि अंजाम देने से रोक दिया जाता है। एसपी महोदया उस पर खुश होते हैं कि आखिर तुम इतनी बड़े साजिश को कैसे जान पाए। तो कहते हैं कि मैं भिखारी के रूप में यहाँ बैठा रहता हूँ, लेकिन पूरे जो है कि शहर का मैं गतिविधि देखता हूँ। अचानक एक दिन समय बीतता है और पता चलता है कि मेहरा इंडस्ट्रीज का जो है कि दिनेश मेहरा की जो फैक्ट्री उसमें आग लग गई है और वहां पर पूरा दल बल के साथ एसपी महोदया पहुंचती हैं। वहां पर दल बल के साथ वहां की फैक्ट्री को बुताया जाता है, पूरा तहस नहस चल के फैक्ट्री राख हो चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ सबूत और कुछ फोटोज वगैरह पाए जाते हैं जो कि उनके पति अजय की पाई जाती है। उसी से हुबहू मिल रहा था और उस पर लिखा था अजय 2020। दोस्तों वो उनका जो था देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और कुछ सारे फोटेज और कुछ ऐसे सबूत जो अपने बैग में उठाकर वो ले आती हैं। दोस्तों जब आने के बाद अपने घर पर देखती हैं कि जो भिखारी है, जो सुमित है, वो घर के बाहर बैठा हुआ है। उनसे कहती हैं तुम क्यों बैठे हो। वो भिखारी कहता मैं आपका इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो लोग घर में जाते हैं और जाने के बाद फिर वो पूछती हैं कि क्या आप इस शहर के दिनेश मेहरा को आप जानते हैं। तो वो मुस्कुराता है और हंसता है और अपनी नजर को नीचे कर लेता है। कहता है कि आखिर में इनको कौन नहीं जानता, दिनेश मेहरा तो पूरा जो है कि डिस्ट्रिक्ट जानता है, पूरा इलाका जानता है। उनका शक और बढ़ने लगता है कि आखिर ये भिखारी कौन है जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानता है और ऐसी बड़ी बड़ी कामों को अंजाम देने के लिए इतने बड़े बड़े कारनामों का जो है कि खबर भी रखता है। दोस्तों शक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद जो एसपी महोदया होती है, फॉरेंसिक टीम एक बुलाती है और एक डॉक्टर की टीम को बुलाकर उनका जो है कि सैंपल दिया जाता है उनका डीएनए रिपोर्ट के लिए कि आखिर में ये जो है सुमित आखिर में है कौन। क्योंकि उनकी पति अजय की मौत हुए लगभग में 2-3 साल पहले मौत हो चुकी थी, तो इनकी जानकारी वो जानना चाहती थी और पता लगाना चाहती थी। इस वजह से वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को भिजवा देती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और बारिश होने लगती है। उसके बाद वो भिखारी कहता है कि बारिश में भीग कर कॉफी पीने का तो मजा ही कुछ और होता है, आपको शायद पता होगा। इतना सुनती हैं एसपी महोदया पूजा, उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पति से इस बात का जिक्र की थी कि बारिश में भीग कर कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होता है। उनका कहीं ना कहीं इशारा उस अजय की तरफ कर रही थी, तो हो सकता है वो इस बात को इग्नोर कर जाती हैं, लेकिन उनके मन में जो है कि वो बात गहरी जहन कर जाती है कि आखिर में ये भिखारी है कौन। धीरे धीरे समय बीतता है। अचानक एक दिन फोन आता है कि जो तेरे घर में वो सुमित नाम का भिखारी है उसे तू छोड़ दे, उसे वहां से भगा दे, नहीं तो तेरी जिंदगी बद से बदतर हो जाए।
इतना कहने के बाद फोन कट जाता है। उनका शक और बढ़ने लगता है कि आखिर में ये भिखारी कौन है, इसका लिंक इतना लंबा का क्या है, क्यों इसको लोग छुड़वाने के लिए, भगाने के लिए बात कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन अचानक जो है ये भिखारी क्रॉसिंग पर बैठा होता है तो एसपी महोदय भी पहुंच जाती हैं। कहते हैं कि फिर तुम आके यहाँ पर बैठ गए, आखिर में क्या सूचना है, क्या तुम यहाँ पे देखते हो। बताता है कि पास के ही जो मेहरा इंडस्ट्रीज की जो ऑफिस है पुरानी बंगले में, जो पुरानी खंडहर बिल्डिंग में, उसमें जो है कि असलहों का सौदाबाजी हो रहा है, आप जाइए दलबल के साथ पकड़ सकते हैं। वहां पर जैसे ही फोर्स पहुंचती है और पूरे फैक्ट्री को घेर लिया जाता है, जिसमें कि लगभग में 1 करोड़ के आसपास के असलहों का डील हो रहा था। दिनेश मेहरा का गिरफ्तार किया जाता है और पूरी असलहों को जो है कि गवर्नमेंट द्वारा उसको सील कर दिया जाता है। दोस्तों, दिनेश मेहरा को जेल भेज दिया जाता है और एसपी महोदया का भी नाम हो जाता है। कितने बड़े काम को, क्राइम को रोकने में इनका हाथ, इन्होंने मदद किया है। दोस्तों, इनका नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में और ज्यादा फैल जाता है। फिर जब ये घर आती हैं तो उस भिखारी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे इन बातों की जानकारी लगी, तुम कैसे जान पाए, आखिर में तुम हो कौन, तुम बताओ। मैं धीरे धीरे आप पर शक करने लगी हूं कि आखिर में तुम कौन ऐसे आदमी, नहीं तो तुम्हें जेल में बंद कर दूंगी, तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करूंगी, तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम कौन हो। दोस्तों, वो भिखारी कहता है कि समय आने पे मैं सब कुछ बता दूंगा, तुम परेशान मत रहो, थोड़ा बहुत काम और बाकी है, जिसको पूरा करके मैं अपना दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ अपना बता दूंगा। तभी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एक सूचना मिलती है कि पास के ही जो है कि गोडाउन में एक स्मगलर जो है आए हुए हैं, यहाँ पर स्मगलिंग का काम चल रहा है। वहां पर छापेमारी होती है और मेहरा ही इंडस्ट्रीज के कुछ लोग होते हैं जहां पर वहां छापेमारी में पकड़े जाते हैं और उन्हें सील किया जाता है। लाठी डंडों से, पटों से बरसात होती है तो उन्हें बताया जाता है कि दोस्त कि हम लोग तो कुछ नहीं है, जो हमारा बॉस है वो कभी चेहरा नहीं दिखाता है, ये सब की जानकारी तुम्हारे यहाँ जो भिखारी बनकर जो वो सुमित है उसे सब कुछ पता है। वो सुमित नहीं, वो अजय है। आज से पहले 2 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी, वो प्लास्टिक सर्जरी करा के आपके घर में रह रहा है। दोस्तों, जब पूजा इतनी सुनती है उसके होश उड़ जाते हैं, उनके पैर तले से जमीन खिसक जाती है, लेकिन तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन लोगों को हिरासत में लेकर पूजा आनंद फानन में आती है, अपने घर पर पहुंचती हैं और देखती हैं तो वहां पर जो वो सुमित था वो वहां से गायब था। रात बीत जाते हैं, सुबह वो सुमित आता है, उससे फिर वो कड़े लफ्जे में पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, तुम अजय हो, आखिर में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि तुम ही अजय हो, आखिर में क्या कुछ हकीकत है, क्या कुछ सच्चाई है। वो अजय मानने से इनकार कर देता है। वो बोलता है मैं सुमित हूं, मैं कुछ नहीं हूं, अगर आपको जानकारी चाहिए, आपको सच्चाई जाननी है तो आपको 24 घंटे और इंतजार करने होंगे, मुझे लास्ट काम को अंजाम दे लेने दो, फिर सारी सच्चाई मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं। दोस्तों, वो अजय कहने से इनकार कर देता है कि मैं अजय हूं। दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके पीछे एक जो है कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम को लगा देती है कि इस पर गतिविधि रखो कि ये जो है कि भिखारी सुमित कहाँ कहाँ जा रहा है। उसे लास्ट चांस जो उस जिले के लास्ट इलाके में 10 किलोमीटर दूर एक खंडहर की तरफ जाते हुए देखा गया था, जहां पर फिर से वो पूजा मैडम अपने दल बल के साथ उस खंडहर की तरफ बढ़ती हैं। रात के 8 बज चुके थे, जहां पर जाकर देखते हैं उस खंडहर के अंदर कि एक आदमी आगे खड़ा हुआ है और इधर से जो है कि ये सुमित बात कर रहा है उससे। वो कह रहा है कि देख अजय, मैं तुझे गोली मार दूंगा, तूने मेरे भाई दिनेश मेहरा को जेल भिजवाकर अच्छा नहीं किया, तूने मेरी सारी इंडस्ट्री, सारी फैक्ट्री को तूने बर्बाद कर दिया, मुझे रोड पर ला दिया। क्योंकि वो कोई और नहीं था, वो अमित मेहरा था जो अपने सर को पीछे करके बात कर रहा था। इधर अजय कहता है कि मेरी भी जीवन तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, मुझे मौत के घाट उतार दिया, तुम लोगों ने मौत के चक्कर में फांसकर मेरे कार को एक्सीडेंट का एक रूप दे दिया और तुम लोगों ने क्या मुझे छोड़ा। तो वो जो अमित मेहरा होता है वो कहता है कि तेरी तो किस्मत थी जो तू बच गया, लेकिन आज तू बच नहीं पाएगा। अपना रिवॉल्वर निकालता है और निकाल कर रिवॉल्वर जो है कि सुमित के सामने तान लेता है। इधर देखती है पूजा और तुरंत रिवॉल्वर निकालकर उसको हाथों पर मारती है गोली, उसका रिवॉल्वर गिर जाता है। उसको अरेस्ट कर लेती है और अपने दल बल को बुलाती है और उसको अपने पुलिस कर्मचारियों को सौंप देती है। उसके बाद
अपनी बंदूक को लेकर उस सुमित नाम के भिखारी से उसकी सच्चाई पूछती है। तो वो बताता है कि देखो, मैं इसलिए तुम्हें सच्चाई नहीं बता रहा था कि मैं सोच रहा था मैं ही अजय हूँ, मैं ही सुमित हूँ, मैं ही वो भिखारी हूँ। लेकिन 2 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट में जब मौत हुआ तो मैंने सोचा हो सकता है कि मेरी पत्नी जो आज एसपी महोदया है, पढ़ लिख कर बन गई है, उसी ने मेरे मौत का साजिश रचा हो, मेरे मौत में उसी का हाथ हो, जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मेरी जो लाश थी वो खाई में गिर गई। खाई से सरकते-सरकते नदी में जब मैं जा पहुँचा और वहाँ पर कुछ मछुआरे थे, मुझे बचा लिए और मेरी याददाश्त चली गई थी। धीरे-धीरे समय बीता, उसके बाद मुझे पता चला कि मैं एक अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ और आज मैं भिखारी बन चुका हूँ और पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरी मौत हो चुकी है। मैं एक भिखारी के रूप में सिग्नल में बैठने लगा कि तुम्हारी जानकारी मैं उसी प्रकार ले पाऊँगा, तभी पता चलेगा कि तुम्हारा हाथ इसमें है कि नहीं मेरी मौत में। लेकिन तुम तो बहुत भोली निकली, तुम तो एक दूध की तरह साफ हो, तुम्हारे अंदर तनिक भी खोट नहीं है। मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर कुछ खोट नहीं, तुमने मेरी मौत का साजिश नहीं रचा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अंदरूनी जाँच किया तो पता चला कि ये मेरा परिवार ने मिलकर मेरी इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर डाला और मेरी मौत की साजिश रचा, जिसकी बदला लेने के लिए मैंने आज तक एक सिग्नल पर भीख मांगता रहा है। आज 5 साल गुजर गए और मैं आज अपना बदला ले चुका हूँ और सारे लोगों को मैं बर्बाद कर चुका हूँ। दोस्तों, इतना सुनती है पूजा, फूट-फूट के रोने लगती है और कहती है कि आखिर तुम्हारा शकल कैसे बदल गया? बताता है कि सबको बदला लेने के लिए, सबका बदला चुकाने के लिए मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी, अपने चेहरे को बदलना पड़ा। मैंने तुमसे शादी करने के लिए भी कहा तो तुमने तो मना कर दिया, तुमने तो मुझे माना ही कि नहीं मैं वही अजय हूँ। कहती है मैं मान भी कैसे लूँ, मैं किसी को दिल में कैसे भी दूसरे को बसा लूँ, क्योंकि मैं तो मोहब्बत आज भी अपने अजय से ही करती हूँ। भले ही उनका देहांत हो गया, भले ही उनकी मौत हो गई, लेकिन वो फूट-फूट के रो रही थी। दोनों आपस में गले लग जाते हैं और फूट-फूट के रोने लगते हैं दोस्तों, और दोनों का प्यार फिर से एक जाग जाता है और दोनों अपने परिवार में जाते हैं और हँसी-खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि हादसा किसी के साथ हो सकता है, साजिद किसी के साथ लोग रच सकते हैं, किसी के साथ किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन बर्बाद करने का मतलब ये नहीं कि वो खुद बर्बाद हो जाए। अपना दिमाग से काम लीजिए और बदला पूरा कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।